तो कर्नाटक में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उसके साथ ही साथ सियासत की भी शुरुआत हो गई है। दावे प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो संवाददाता दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा और बेंगलुरु से आयशा खानम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका रुख करते हैं। जो चुनाव आयोग ने आज जो घोषणा की 10 तारीख को, एक चरण में एक तो चुनाव होना है, क्या वजह इसकी देखते हैं, और दूसरे तमाम नए जो पहले की हैं उसको किस तरह से देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से? निखिल, देखिए, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटक में, तब भी एक चरण में चुनाव हुआ था और कर्नाटक की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस लिहाज से आप देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, चूंकि एक ही राज्य में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में सुरक्षा बलों की उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिक्र भी किया चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अलग अलग राज्यों में चुनौतियां अलग अलग होती हैं। उत्तर पूर्व में भौगोलिक चुनौतियां थी, कैसे ईवीएम सही समय पर पहुंचाई जाए, कैसे अन्य जो चुनौतियां थी, जो चुनाव कर्मी हैं वो सही समय पर पहुंचे। लेकिन कर्नाटक में जो चुनौतियां हैं वो दूसरी तरह की हैं। जो भौगोलिक परिस्थितियों में ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि एक चरण में चुनाव कराने में कोई दिक्कत आएगी, और चूंकि सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में वो और आसान हो जाता है जब हम देखते हैं कि तमाम, चाहे वो कर्मियों की उपलब्धता हो या फिर अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब एक चरण में चुनाव होता है तो बहुत सारी चीजें आसान भी हो जाती हैं राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए, और जो एक मशीनरी लगी होती है सरकार की उसके लिए भी आसान हो जाता है जब एक चरण में किसी राज्य में चुनाव होते हैं। तो बेहतर होगा। तो यही फैसला किया गया कि एक चरण में चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में फैसला लिया गया है। दूसरी बात देख रहे हैं कि कई जो नई पहले हो रही हैं चुनाव दर चुनाव, उसमें हम देख रहे हैं कि 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता है उनके घर जाकर मतदान संपन्न कराने की जो प्रक्रिया हम पिछले कुछ चुनावों से देख रहे हैं, कर्नाटक में वो पहली बार लागू होगी। और जो चुनौती बताई है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कर्नाटक में धन बल का इस्तेमाल चुनाव में न हो, और उसके लिए मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसके लागू होने से पहले ही ये दिशा निर्देश दे दिए गए थे, और हमने देखा है कि जब्तीकरण और उस पर सख्ती पहले से ही शुरू हो गई। जी, निश्चित तौर पर। तो आपने चुनौतियों की बात की, चुनौतियों की बात आयशा से भी करते हैं। आयशा, यहाँ चुनाव आयोग ने जो चुनौतियां बनाई, लेकिन दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या चुनौतियां? राजनीति की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी और अब जो है चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। किस तरह से सक्रिय हैं दोनों दल और दोनों के लिए किस तरह से चुनौतियां आप देख रही हैं? जी देखिए, कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई थी और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनवरी से यहां पर करीब 7 बार कर्नाटक का दौरा किया, तो बीजेपी के खेमे में काफी जोश और उत्साह रहा, क्योंकि कार्यकर्ता काफी मोटिवेटेड रहे, बूथ लेवल पर काफी मोटिवेशन नजर आया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो इस चुनाव में 120 सीट जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय किया है। बीजेपी ने कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा की है। कर्नाटक के कोने कोने तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावणगेरे में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए थे। तो बीजेपी का ये स्पष्ट टारगेट है कि 150 सीट बीजेपी इस चुनाव में जीतेगी। तो दूसरी तरफ, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ जेडीएस जो हमेशा से एक अहम पार्टी रही है और करीब 30-40 सीट जीतने में कामयाब रहती है। तो जेडीएस के नेता कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने यह साफ कहा कि कर्नाटक में हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। तो जेडीएस अपनी तरफ से हंग असेंबली के अगर आसार नजर आते हैं तो जेडीएस अपनी रणनीति और तेज कर लेती है कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर बीजेपी के साथ जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा ही हुआ था 2018 में, जब बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर 105 सीट लेकर बीजेपी चुनाव में सबसे लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई और ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। तो अब ऐसे माहौल में जेडीएस खुद को अपने आप को अपना इंपॉर्टेंस जाहिर करने के लिए ये कह रही है कि कर्नाटक में हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले करती रही है, लेकिन कांग्रेस हमले भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही बीजेपी सरकार पर, लेकिन अभी तक किसी आरोपों के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया।
कई बड़े बड़े चार्जेस लगाए, मुख्यमंत्री पर 40% कमीशन का चार्ज लगाया, लेकिन अभी तक इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। तो ऐसे में कांग्रेस एक पत्थर मारकर भागने वाली राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी स्पष्ट अपनी तरफ से 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और बीजेपी अगले 4 दिनों में माफ कीजिएगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह कर्नाटक में ये 4 दिनों में रणनीति तय करेंगे और कर्नाटक में बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट का ऐलान करेंगे, जबकि कांग्रेस ने 124 कैंडिडेट्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। निखिल, एक बात और जानना चाहेंगे। कंडक्ट लागू नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से खुलेआम आप पैसे बरसा रहे हो और एक गाड़ी के ऊपर से जो रोड शो का हिस्सा थी, इस गाड़ी के ऊपर से पैसे बरसा रहे हैं, तो इस पर काफी आपत्ति जताई है लोगों ने और खासकर बीजेपी ने कहा है कि इसको चुनाव आयोग इस पर सख्ती बरते और हो सकता है बीजेपी का एक दल आज चुनाव आयोग से मिलेगा और ये जो डीके शिव कुमार ने मंड्या में नोट बरसाने का जो क्लिप वायरल हुआ है उसे देखकर शिकायत भी दर्ज करेंगे। तो डीके शिव कुमार लगातार मैदान में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी अपनी पार्टी में ही सिद्धरामैया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की रेस जो है बहुत गर्म हो गई है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार कोशिश करते रहेंगे लगातार कि वो किसी ना किसी तरह से सिद्धरामैया से वन अपमैनशिप करें और वो आगे निकल जाएं, लेकिन ऐसे में वो कई गलतियां भी कर रहे हैं जिसका जो है चुनाव आयोग जो है इस पर कड़ी नजर बनाए रख रहा है। जी निश्चित, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और कोयला ब्लॉक